तो आज हमारे साथ हैं देवकी नंदन मिश्र, पत्रकार हैं, राष्ट्रीय सहारा में लंबे समय तक काम किया, भी उसी में अब स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं। परिस्थितियां क्या हैं वो अलग है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों की जो राज्य स्तर पर पत्रकार हैं उनकी समिति पर अध्यक्ष बनने के लिए फिलहाल बेताब हैं, लड़ना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि कहना यही चाहते हैं कि सारे मतदाताओं का हितों का पूरा संरक्षण करेंगे। वाकई ऐसा करेंगे? मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूं उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के प्रेसिडेंट का। इस समिति को लेकर के जो सबसे बड़ी बात पत्रकारों के भीतर होती है, आप खुद पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस समिति के बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं। सबसे पहले ये बात होती है कि जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है, समिति की चर्चा उसी दिन से बंद हो जाती है, समिति की फाइल बंद हो जाती है और बात हम लोग क्या करते हैं, समिति को कोसने का काम करते हैं। सारे पत्रकार, जिन पत्रकार साथियों से मैं मिलता हूं, वो यही कहते हैं कि समिति को कोसने का काम हम लोग करते हैं। सवाल ये उठता कि आखिर क्यों? एक जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं, 5वीं बार मैदान में हैं। आप हेमंत के बारे में बात कर रहे हैं? जी हाँ। आप बताइए कि 5 बार ये कोई एमपी एमएलए का चुनाव है, ये पत्रकारों के प्रतिनिधि का चुनाव है, ये नेतागिरी का चुनाव नहीं है। और पत्रकारों का प्रतिनिधि बदलते रहना चाहिए, मेरा ऐसा मत है। क्यों बदलते रहना चाहिए? कि पत्रकार पिछले करीब 5-7 साल, करीब मैं तो कहूंगा 10 साल से उपेक्षा का शिकार है। उपेक्षा क्यों हो रही है? जो लोग मान्यता प्राप्त समिति का चुनाव जीतते हैं, वो जीतने के बाद गायब हो जाते हैं और गायब होने के बाद उन्हें कोई तलाशता रह जाएगा। बहुत सारे पत्रकारों से मेरी मुलाकात हुई, वो कहते हैं कि साहब फोन तक नहीं उठाते हैं। कोई एक ग्रुप नहीं बना हुआ है मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति का कि जिसमें वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके। ये बेहद चिंता की बात है और इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के, कुछ नया करने को लेकर के मैं पहली बार अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहा हूं और बड़ा जबरदस्त समर्थन मिल रहा है इसका। मैं हेमंत तिवारी का धुर विरोधी हूं कम से कम 30 साल से, लेकिन आज मैंने सुबह बात किया तो उसे सबसे पहले फोन उठाया और मेरी 2 घंटे भी उठा लिया। तो आपका ये आरोप कि वो फोन नहीं उठाते हैं, ये हजम नहीं होता। ये वोटर्स का आरोप है। आपका कहना है कि इनको अब सीट छोड़ देनी चाहिए। आप मतदाताओं को तैयार क्यों नहीं करते हैं कि उनको सीट से बेदखल कर दिया जाए? मैं तैयार कर रहा हूं। नहीं तो बदलाव मैं बता रहा हूं क्यों। देखिए, 2024 का उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति का चुनाव बदलाव के लिए लड़ा जा रहा है। ये तत्काल आपको इल्हाम हुआ है या पुरानी रणनीति के तहत है? नहीं, हम तो देखिए, जब से चुनाव आया, हम बहुत सारे लोगों ने मुझसे संपर्क किया, विचार किया और विचार करने के बाद ये बात आई कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए, एक पत्रकार को चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि एक बहुत तरह के आरोप हमारे पदाधिकारियों पर लगते हैं। बताएंगे कौन कौन से आरोप? अब मैं उसके डिटेल बहुत सारा, आपको खुद पता है। तो क्यों फिर हेमंत को ही क्यों बनाए रखा जाए? आप क्यों? हम जब किसी भी प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, खासकर पत्रकार प्रतिनिधि का, वकील प्रतिनिधि का, इस तरह के जब हम चुनाव करते हैं तो कहा जाता है कि उन्होंने क्या किया, जिसको आपने चुना वो क्या कर रहा है। तो आप, मुझे लगता है बतौर पत्रकार आपको भी नहीं पता होगा कि पिछले 5-10 सालों के भीतर क्या हुआ है पत्रकारों के वेलफेयर के लिए। जो कमेटी पूरे 3.5 साल बाद बड़ी मुश्किल से चुनाव कराने की तैयार हुई, वो कमेटी एक जीवीएम की बैठक नहीं बुला पाई। तो जब जीवीएम की बैठक नहीं, मतलब हम पत्रकार को फेस नहीं करना चाहते हैं, वो लोग क्या पत्रकारों का भला करेंगे? क्या एक अध्यक्ष का प्रत्याशी जो अध्यक्ष बनना चाहता है, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके प्रति, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि 2 साल के कार्यकाल के बजाय 1.5 साल और लग गया। आप अपने मतदाताओं को एकजुट नहीं कर पाए उसके खिलाफ, तो मतदाताओं के हक के बारे में युद्ध कैसे लड़ेंगे? नहीं, आप देखिए, 2 साल की कमेटी का कार्यकाल है। 2 साल बाद उनको खुद इस्तीफा देकर के चुनाव क्या करना चाहिए अलग बात है। बदलाव लाना चाहते हैं तो बदलाव कैसे दिया? बदलाव, हम बोलते हैं कि बदलाव हमारा नारा है। बदलाव इस वजह से कि एक कुर्सी पर 4, आपने जिसको 4 बार देख लिया, आप एक बार मुझे देखिए। उससे प्रॉब्लम क्या है बताइए? कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या नया करेंगे आप? नहीं, हम तो वो करेंगे, पत्रकार वेलफेयर के बारे में जो भी आप सोचते होंगे
उसकी पहल मैं करूंगा। पहला, जैसे पत्रकारों की जो सबसे बड़ी यहां पर समस्या है वो ये समस्या है कि उनको जो अस्तित्व है उसको लेकर के चिंता है, पत्रकारिता के अस्तित्व को लेकर के चिंता है। पत्रकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरी सरकार हमारे प्रेसिडेंट से मिलना नहीं चाहती है। क्या हमको ऐसा प्रेसिडेंट चाहिए जो सरकार और मुख्यमंत्री उनसे मिलना ही ना चाहता हो? तो कहीं आपका आशय सरकार के पास जाना ही तो नहीं? नहीं, सरकार के पास जाने की बात नहीं हो रही। हमारी जो वेलफेयर है, पत्रकारों के वेलफेयर की जब हम बात करते हैं तो उसमें सरकार इन्वॉल्व हो जाती है। लेकिन आपका जो बेसिक समस्या है, जैसे स्वास्थ्य को लेकर के, मैं गंभीर स्वास्थ्य संकट से जूझ रहा हूं। मेरे किडनी में 3 फ्रैक्चर हैं। इस बारे में न सूचना विभाग ने कोई काम किया है, न आप लोगों ने किया है। ऐसे एक नहीं कई पत्रकार होंगे जो जिसके वोट बनेंगे, और आपने उसके लिए क्या किया? बहुत सही सवाल आपने पूछा। तो हम सरकार अपेक्षा करेंगे या सूचना विभाग से करेंगे? पत्रकारों के हेल्थ की पॉलिसी बनी हुई है जी। सूचना विभाग का पैसा देता है, एक कार्पस फंड है पीजीआई में, जिसके जरिए उसका इलाज होता है। आपको शायद पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता था, 2023 से सूचना विभाग ने वो कार्पस फंड का पैसा पीजीआई को ट्रांसफर नहीं किया। पीजीआई बार बार इसके लिए पत्र लिखता रहा। 2023 में भी 2 बार पीजीआई ने पत्र लिखा, 2024 में भी पत्र लिखा। अगर हमारी पत्रकार फैकल्टी, अगर कभी हम मीटिंग करते, जो सवाल आपने उठाया, आज हमारी आपसे बात हो रही है, अगर ये हमारी कमेटी एक दिन बैठती तो शायद उस कमेटी के सामने आप ये बात रखते और वो कमेटी सूचना विभाग से बात करती, सूचना विभाग से कोऑर्डिनेट करती। मेरा वही प्रश्न है कि वो पत्राचार पीजीआई ने तो सूचना निदेशक को किया होगा? नहीं, हमारे लिए किया है। क्या आप मतलब पत्रकार के लिए किया ना? लेकिन पत्रकार चिट्ठी और पत्र पैसा रिलीज करना का संबंध केवल सूचना निदेशालय और पीजीआई का है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। हाँ, लेकिन तो पीजीआई, तो यहाँ के अफसरों ने, सूचना निदेशालय ने उस पर क्या कदम उठाया? कोई कदम नहीं उठाया। तो ऐसे प्रशासन जो आपका है उस पर लानत भेजने के बजाय हम पत्रकारों पर नहीं, हम उस पर भी लानत भेज रहे हैं। हम उसके साथ साथ, हम मान लीजिए हमारी समस्या है, आपकी समस्या, हमारी समस्या है। एक पत्रकार की समस्या अगर होती है तो वो सारे पत्रकारों की समस्या है, और मेरा ऐसा मानना है कि उसका निराकरण होनी चाहिए। अगर सरकार नहीं कर रही है तो हम उसके पास जाएं, तो हम अपनी बात तो कहें। क्या हमारे पत्रकार साथियों ने, हमारी कमेटी ने कहा? नहीं कहा। अब एक बात और, अगर मैं जीता तो मेरा ऐसा मत है, 895 लोगों की कमेटी, करीब 900 लोग पत्रकार आज की तारीख में राज्य मुख्यालय के मान्यता प्राप्त हैं। हम सरकार के पास वेलफेयर के लिए बाद में जाने की बात करेंगे। क्या हम 100 रुपया एक महीने में अपनी कमेटी को नहीं दे सकते हैं? एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाएगा पत्रकारों का, मैं अगर जीता तो बनवाऊंगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप में 100 रुपया जो भी पत्रकार स्वेच्छा से देना चाहता है वो 100 रुपया मंथली दे, 1200 रुपए साल में दे, और जानते हो कितनी रकम होगी? करीब 10 लाख से 10.5 लाख रुपए इकट्ठा होंगे। अगर किसी पत्रकार को उस पैसे की जरूरत पड़ती है तो उस पत्रकार को वो पैसा दिया जाएगा। इलाज में अगर जरूरत पड़ती है तो भी दिया जाएगा। और अगर उसका सपोज करिए, बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जो बच्चे की फीस जमा करने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उनको, हो सकता है अचानक ना हो, ऐसे पत्रकारों को वो पैसा दिया जाएगा, वो फीस जमा करें और जब उनके पास पैसा हो जाए तो वो कमेटी के लौटा दें। हम एक सेल्फ हेल्प ग्रुप पत्रकारों का बनाएंगे जो इस दिशा में सबसे बड़ा कदम होगा। इसके अलावा जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई वरिष्ठ पत्रकारों से मेरी बात हुई, 70 वरिष्ठ पत्रकार हैं, मतलब 60 साल से ऊपर के लोग हैं वो। उन पत्रकारों से मेरी बात हुई, उनका कहना यह है कि लोग जब चुनाव होता है तो वोट मांगने के लिए फोन करते हैं या आते हैं, इसके बाद कोई पत्रकार मुझसे पूछता नहीं। एक वरिष्ठ पत्रकार ने मुझसे कहा कि हम लोग डंपिंग यार्ड में भेज दिए गए हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। कमेटी का काम क्या है? हमने एक कमेटी का प्रतिनिधि चुना, अगर हम साल के भीतर 2 प्रोग्राम करें, सारे वरिष्ठ पत्रकारों के साथ बुलाएं, 900 की कमेटी को बुलाएं, सूचना विभाग का हाल लें और वहां पर उनको चाय के साथ उनसे परिचर्चा करें, तो इससे 2 फायदे होंगे। पहला, जो यूथ जर्नलिस्ट है उसको कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे आप जैसे वरिष्ठ, आप टेलीविजन के एक तरीके से लखनऊ में सबसे पुराने पत्रकार हैं, आप हैं, मुकेश सलख जी हैं। आप अगर कहीं बात कोई बताएंगे तो जो नए हमारे टेलीविजन के पत्रकार हैं उनको भी सीखने को मिलेगा।
इसी तरीके से और जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, चाहे जेपी शुक्ला जी हुए या और जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये सुरेश बहादुर जी हुए, ये सारे लोग अगर यूथ जो हमारी जनरेशन है पत्रकारिता में आई हुई है एक ब्राइट कैरियर को लेकर के, और उसने डिग्री भी हासिल की है, अगर उनको कुछ ज्ञान देंगे साल में, तो ये इससे दोहरा फायदा होगा। पहला, 3.5 साल से मैं लकवा और पीठ के दर्द से परेशान हूँ और मई से आयुष्मान बनने की प्रक्रिया हो रही है, अभी तक कार्ड नहीं मिल पाया। तो ये सबसे बड़ी समस्या है जो आपकी तरफ से होनी चाहिए एक अध्यक्ष के तौर पे, जिसकी आप दावागिरी करने जा रहे हैं। वो सूचना विभाग से निपटाने के लिए क्या आपको जानकारी है कि ऐसे कितने पत्रकार मान्यता प्राप्त हैं जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है? मैं संख्या तो अभी नहीं बता सकता हूं कि कितने का नहीं बना है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का बन गया है। मैं यही बात कह रहा हूं। कमेटी क्या करती है, कमेटी का काम क्या है? कमेटी, हम जब चुनाव करते हैं, हम अध्यक्ष का जब चुनाव करते हैं, हम पत्रकार, तो हम कोई नेता नहीं चुन रहे हैं। पहले तो हम एक क्लियर कर दें, हम एक प्रतिनिधि चुन रहे हैं। हम जब पत्रकारों के प्रतिनिधि चुनते हैं, मतलब प्रतिनिधि का काम होता है कि अगर इन 900 लोगों के बीच किसी भी तरह की कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम उनकी बात को ले जा करके, चाहे वो डायरेक्टर इंफॉर्मेशन हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, या और किसी डिपार्टमेंट से संबंधित मामला है, प्रमुख सचिव गृह से बहुत सारे उत्पीड़न के मामले आते हैं, हम जाकर के अपनी बात को रखते हैं। क्या हमारी कमेटी ने 7.5 3.5 सालों में रखा? क्या 10 सालों के भीतर नहीं रखा? क्या वाकई 900 पत्रकार लखनऊ में हैं जो वास्तविक रूप पे जमीन पर पूरे पुख्ता हों? नहीं, देखिए, पुख्ता तो सभी काम कर रहे हैं, सारे पत्रकार हैं। वो 900 पत्रकार जिनको सूचना विभाग ने, देखिए, मान्यता के एक बाकायदा नियम है। मान्यता के नियम का जो भी पालन करेगा, जो भी उनके जो पेपर फॉर्मेलिटी है वो फुलफिल करेगा, कितने सालों से अगर है तो स्वतंत्र पत्रकार होगा, अगर कोई अखबार निकालता है उसका सर्कुलेशन इतना है तो इतनी मान्यताएं होंगी, वो सारी चीजें सूचना विभाग मान्यता उसी आधार पर देता है कि वो सब सेटिस्फाई होता है। इवन की एलआईयू का, पुलिस का वेरिफिकेशन होता है। कई पत्रकार ऐसे भी हैं जो अपने खुद के एक नहीं कई दर्जनों पत्रिका और अखबार चलाते हैं और विज्ञापन के लिए मारामारी होते सूचना विभाग में। ये युद्ध जो होता है नैतिक है या अनैतिक है? नहीं, मैं इसको नैतिक और अनैतिक की बजाय मैं एक तीसरी बात कहूंगा आपसे। भारत सरकार की एक पॉलिसी है लघु और मध्यम समाचार पत्रों के लिए। भारत सरकार की पॉलिसी है कि 60% विज्ञापन, जो हमारा विज्ञापन का बजट है, वो 60% लघु और मध्यम समाचार पत्रों को दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? उसके भी कारण बताए गए हैं उस पॉलिसी में। उसमें बताया गया है कि जो बड़े अखबार हैं वो शहरों तक सीमित हैं, बाजारों तक सीमित हैं, गांव तक उनकी रीच नहीं है। ये जो छोटे अखबार हैं वो गांव तक पहुंच रहे हैं, भले उनकी सर्कुलेशन की संख्या कम है लेकिन वो गांव तक पहुंच रहे हैं। तो सरकार की जो पॉलिसी है उसको गांव तक पहुंचाने में यही लघु और मध्यम समाचार पत्रों का बड़ा योगदान है। दूसरी बात, मैं एक सेकंड, दूसरी बात, जो विज्ञापन दिया जा रहा है विज्ञापन की पॉलिसी के तहत दिया जा रहा है, कोई मनमानी नहीं हो रही है। हाँ, अगर कोई आदमी मनमानी कर रहा है तो उस पर जरूर रोक लगनी चाहिए। कुछ लोगों को बताया गया कि करोड़ों रुपए ले लिए विज्ञापन में, एक अखबार को दे दिया गया, या जो 10, 12, 16, 17, 18 अखबार निकालने वाले लोग हैं वो सारा विज्ञापन डकार जा रहे हैं छोटे अखबारों का, इस पर जरूर रोक लगनी चाहिए। और अगर मैं जीता तो, वैसे तो पॉलिसी बनी हुई है, सूचना विभाग जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने बना रखी है, लेकिन मैं इस बात को सुनिश्चित कराऊंगा कि जो 60% शेयर है छोटे लघु और मध्यम समाचार पत्र पत्रिकाओं का वो उनको हासिल हो। आज का जमाना डिजिटल जमाना है। हम मान लीजिए मेरा अखबार, वैसे तो मैं वही तो आपसे कह रहा हूं कि जो डिजिटल की बात कर रहे हैं, कई अखबारों के बारे में मुझे लोग बताया है कि पीडीएफ चल रहा है, वो अखबार नहीं छप रहे हैं, ये क्या है? अब एक बात बहुत अच्छी आपने कही, पीडीएफ जो है, आप समझिए कि पीडीएफ जो अखबार है, वैसे पीडीएफ सूचना विभाग में जमा नहीं होता है। अखबार अगर छपेगा नहीं तो सूचना विभाग उसको रिजेक्ट कर देता है, पीडीएफ सूचना विभाग को नहीं मानता। लेकिन पीडीएफ जो निकलता है उससे सरकार को बहुत फायदा है। सरकार को फायदा यह है कि मान लीजिए आपका एक अखबार निकलता है, आप उसका पीडीएफ बनाते हैं और सैकड़ों लोगों को भेजते हैं,
तो वो तो सर्कुलेट हो रहा है ना, मतलब सरकार की बात को प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है। इससे सरकार को भी फायदा हो रहा है, पीडीएफ से भी फायदा हो रहा है सरकार को। सरकार की जो स्कीम्स हैं, जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का ठीक से प्रचार प्रसार करें। मेरा चिंता के तौर पर जानना चाहता हूं कि एक अध्यक्ष बनने के बाद आपकी प्राथमिकता सरकार के हितों को देखना है या पत्रकार हित को देखना है? तो वही तो मैं जानना चाहता हूँ। पत्रकार हित, जैसे मैंने आपसे पूछा कितने आयुष्मान कार्ड पत्रकारों को मिले, आपको उसकी जानकारी नहीं जानकारी है, लेकिन जानकारी आपको है कि पीडीएफ फिर लाभ ये मिल जाए। नहीं, मैं ये जानकारी नहीं, मैं जो ये मेरा जो मैं मुझे नजर आ रहा है मैं वो बता रहा हूं आपको। आयुष्मान कार्ड कितने बने इसकी मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मैक्सिमम लोगों के बन गए हैं, क्योंकि सूचना विभाग ने इसके लिए 2 या 3 बार कैंप लगाया था। अब अगर हम भाई देखिए, सूचना विभाग मान लीजिए कैंप लगाता है, अगर हम जाएंगे ही नहीं तो हमारा आयुष्मान कार्ड कैसे बनेगा? अब मैं अपनी बात बताऊं, मैं उस टाइम पे एक नेता के तौर पर क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आपके साथियों जो वोटर आपके बन सकते हैं उनके हितों को भी ध्यान रखें, उनकी चिंता रखें? बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो बिस्तर पे ही उनको जानकारी नहीं हो पाएगी। मैं यही बात तो कह रहा हूं कि हितों की तो पूरी चिंता है, तभी तो मैं चुनाव मैदान में हूं, इतनी सारी बातें कर रहा हूं। जो आपका जो डिजिटल हेल्थ कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, आप अपने मोबाइल से खुद बना सकते हैं। मैंने अपना आयुष्मान कार्ड अपने मोबाइल से खुद बनाया है। हमारे पास उसका केवल एक नंबर होना चाहिए। वो नंबर हमारे पास अगर है, हमारा मान्यता कार्ड का जो लास्ट वाला नंबर है, उसके आधार पर वो बनता है। आप खुद बना सकते हैं, अगर वो भी आज भी बन रहा है। अगर आपको नहीं बन रहा है, आप जिला अस्पताल जो सूचना बना हुआ है पार्क रोड पर है, आप वहां जाइए, वहां पर 12 घंटे तक एक स्टाफ बैठा रहता है, आयुष्मान कार्ड वहां बनते हैं। आप अपने कार्ड का नंबर बताएंगे। देवकीनंदन मिश्र जी, मैं दुख के साथ कहूंगा कि आपको जानकारी नहीं है। मैंने आपको बताया कि मई से एक व्यक्ति का, मेरा खुद का कार्ड आयुष्मान विभाग में फंसा हुआ है और अभी तक जारी नहीं हुआ, और आप हमसे कह रहे हैं जिला अस्पताल में हो जाएगा। ये जिम्मेदारी करने की जिम्मेदारी तो सूचना निदेशालय की थी। बिल्कुल है। तो वही मैं कहना चाहता हूं कि आप उस पर आपका अगर नहीं बना है, आप जैसे जितने लोगों का भी नहीं बना है, वो मुझसे संपर्क करें, मैं इसको बनवाऊंगा। परसेप्शन ये है कि बदलाव करना है। पहला बदलाव कौन होगा? आप होंगे, प्रभात होंगे, मैं आ रहा हूं, मनोज होंगे, कौन? मैं आ रहा हूं। मैं पूरी बात तो मैं एनालिसिस कर रहा हूं, आप मुझसे एनालिसिस मंगवा रहे हैं तो मैं लेकिन मैं सिंपल आपसे जानना चाहता हूं, आप स्थिति क्या है? मेरी स्थिति, मैं नंबर 1 पर हूं। मुझसे हेमंत तिवारी ही लड़ रहे हैं। मनोज मिश्रा और जो बाकी लोग हैं वो तो लड़ाई में, लेकिन उसकी वजह लेकिन इसके ठीक पहले, उसकी वजह मैं बता दूं। इसके पहले देवगी जी, मेरा प्रश्न भी है, बहुत जरूरी है। इसके पहले जिस हेमंत के खिलाफ आप जल रहे हैं, वो हेमंत तिवारी के खेमे, आप उसके खेमे में थे? नहीं, मैं कोई खेमा, मेरा कोई खेमा नहीं। पहली बात, मैं हेमंत तिवारी के खेमे का आदमी नहीं हूं। हेमंत तिवारी जैसे आप मेरे दोस्त हैं, वैसे हेमंत तिवारी भी मेरे दोस्त। ये पत्रकारों की कोई दुश्मनी नहीं है किसी से। मैं हेमंत तिवारी के खिलाफ, मतलब ये थोड़ा है कि हेमंत तिवारी मेरे कोई दुश्मन है, मैं उनके हेमंत तिवारी के बारे में एक बड़ा स्पष्ट आरोप है कि उन्होंने गलत तरीके से कई लोगों को भारी संख्या में मान्यता दिलवाई। देखिए, इस तरह के आरोप तो लगते रहते हैं। एक आरोप तो रोज ये चर्चा चलती रहती है, पूरे मार्केट में ये चर्चा है कि अरे भाई जी, हेमंत तिवारी ने फर्जी वोट बनवा रखे हैं। 200 वोट तो उनका फर्जी शुरू होता है, उसके बाद तो उनकी गिनती शुरू होती है। ये सब टोटल फर्जी बातें हैं। मैं आपको एक चीज और बताऊं, इलेक्शन कमीशन जो इस समय है, मौजूदा इलेक्शन कमीशन, चूंकि इलेक्शन को लेकर बड़ा विवाद हुआ, आपको सबको पता है, बड़ा खिलाफत हुई कि इसमें गड़बड़ी हो रही। खिलाफत नहीं, मुखालिफत। मैं जो इलेक्शन कमीशन मौजूदा है, मैं उससे गुजारिश करूंगा, और उसने बड़ा अच्छा नियम बनाया है। इस बार गड़बड़ी होने की 0 चांस है। बहुत सारे आरोप लगे कि चुनाव में गड़बड़ी होती, छोटे से चुनाव में गड़बड़ी हो रही है, धांधली हो रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो इस बार इंतजाम किए हैं, मुझे लगता है कि कोई गड़बड़ी होने के चांस है। इससे ये जो 200 की बातें, 150 की बातें कि यहां से शुरू होगा, वहां से शुरू होगा, ये सब बकवास है, ये सब फर्जी बातें हैं। ये सब इस वजह से कराया जा रहा है क्योंकि सबको पता है कौन चुनाव जीत रहा है, कौन चुनाव हार रहा है। हमें शुभकामनाएं हैं देवकीनंदन जी। ये हैं देवकीनंदन जी, एक अद्भुत व्यक्ति हैं, लेकिन इनकी कई चीज़ों से हम पूरी तरह से असहमत हैं, एक पत्रकार के तौर पर, लेकिन एक वोटर के तौर पर हमें कुछ शिकायतें भी हैं जिस पर हम जिक्र कर दिया। तो अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर, किसी दूसरे लोगों के साथ
हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत तिली कुमार सुबीर को इजाजत दीजिए।